नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने वाले हैं और 7 की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं IBC 24। इस बुलेटिन में देश, दुनिया, आपके प्रदेश और आपके शहर की हर बड़ी खबर सुबह से आपको करेंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आज भी डॉक्टरों की हड़ताल। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए बंद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा असर। दिल्ली में आज जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। रायपुर में आज दिव्य कला मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी होंगे शामिल। यूपी में कानपुर के पास एक और ट्रेन हादसा। पटरी से उतरी साबरमती एक्सप्रेस। दिल्ली कानपुर रूट पर आवाजाही प्रभावित। 6 ट्रेनों को करना पड़ा रद्द। बुरहानपुर के एक होटल में देर रात लगी आग। फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के उदयपुर में 2 छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद इलाके में तनाव। भीड़ ने गाड़ियों को जलाया। मॉल में तोड़फोड़ भी की। इधर महाराष्ट्र के नासिक में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में 18 पुलिसकर्मी घायल। और 7 की बड़ी बात में हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों में। तो पहली खबर, देश में आज भी डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। उधर लखनऊ की यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी गई है, आपको बता दें। वहीं तीसरी खबर उदयपुर की से है, जो कि हिंसा के बाद वहां बवाल मचा है। महाराष्ट्र में नासिक में भी हिंसा नजर आई है। हिंसक झड़प यहां पर हुई है। वहीं खेल जगत से भी खबर, जहां पर विनेश फोगाट आज वतन वापस लौटेंगी, भारत वापस लौट जाएंगे। वहीं छठवीं खबर भी उदयपुर से है, आपको बता दें कि उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इधर 7वीं बड़ी खबर ट्रेन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक बार फिर से एक ट्रेन हादसे का शिकार हुई है। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई है। तो ये 7 बड़ी खबरें और अब विस्तार से खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको कोलकाता रेप मर्डर केस पर अपडेट दे दें। आज इस मामले में देश में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। गैर आपातकालीन सेवाओं को बंद रखने का ऐलान डॉक्टरों द्वारा किया गया है। यानी इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी सेवाएं आज 24 घंटे के लिए बंद रहेगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 5 मांगों को लेकर आज देश भर में यह हड़ताल जारी रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इस हड़ताल का असर साफ तौर पर देखा जाएगा। तो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार पूरे देश की नाराजगी सामने आ रही है। और आज आपको बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो 5 मांगे रखी हैं, उन 5 मांगों को लेकर आज भी यह प्रदर्शन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इसका असर नजर आएगा। यानी मरीजों के लिए आज खासी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 24 घंटे के लिए देश भर में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर OPD बंद रखे गए हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज भी डॉक्टरों का यह हड़ताल जारी रहेगा। गैर आपातकालीन सेवाओं को बंद रखने का ऐलान डॉक्टरों द्वारा कर दिया गया है। यानी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं हर अस्पताल में 24 घंटे के लिए बंद रखने का ऐलान डॉक्टर फर्टिलिटी ने कर दिया है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से इन दोनों ही प्रदेशों के अलग अलग शहरों में लगातार डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज भी ये डॉक्टरों का ये हड़ताल जारी रहेगा और 24 घंटे के लिए पूरी तरह से गैर इमरजेंसी सेवाएं बंद रहेंगी। OPD बंद रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं करने का ऐलान डॉक्टरों द्वारा किया गया है। इमरजेंसी सेवा को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं 24 घंटे के लिए अस्पतालों में बंद कर दी गई हैं। हर एक प्रैक्टिशनर को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए। एक किसी को थप्पड़ भी मार देते हैं तो हमको बोलता जाता है कि पीस में रहिए, आप डॉक्टर हैं। क्यों? सिर्फ डॉक्टर का ही काम रहता है कि पीस रहने का। हर कोई किसी को पीट पाट के चला जाता है, बट हमारे साथ क्या होता है? अन्याय होता है ना। यदि बंगाल सरकार ने अभी तक दोषियों को
फांसी की सज़ा नहीं दी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं आई, तो अभी तक हम लोगों ने केवल ओपीडी और आईपीडी बंद की थी और 48 घंटे के अंदर हम सारी इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देते हैं। अभी तक जितने भी 3 हमारी साथियों की जान गई है, उनके सारे दोषियों को फांसी की सज़ा तुरंत से तुरंत दी जाए। इधर उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास एक ट्रेन हादसा हुआ है। पटरी से साबरमती एक्सप्रेस उतरी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली कानपुर रूट पर इसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है। 6 ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा है। हालांकि इस हादसे में गनीमत ये रही कि किसी तरह की किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई, लेकिन साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है। उस ट्रेन की ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। कानपुर के पास ये पूरा हादसा होना बताया जा रहा है, जहां पर साबरमती एक्सप्रेस के डिरेल होने की वजह से इस रूट की कई ट्रेनों को प्रभावित किया है। दिल्ली कानपुर रूट पर आवाजाही फिलहाल प्रभावित है। बताया जा रहा है कि 6 ट्रेनों को फिलहाल यहां पर रद्द करना पड़ा है। अगर आप इस रूट में सफर करने वाले हैं तो आप अपनी यात्रा शुरू करने के पहले एक बार जानकारी अवश्य ले लें कि आपके ट्रेन का रूट भी क्या बदला हुआ है। दिल्ली कानपुर रूट पर आवाजाही प्रभावित हुई है। साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हुई है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। और अब रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र के नासिक में हिंसा हुई है। आपको बता दें कि बंद को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश हिंसा के विरोध में दरअसल बंद का आह्वान किया गया था और इसी बंद में झड़प किस तरह से हुई, आप तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। हिंसा का विरोध कर रहे लोगों पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई थी। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये पूरी सड़क पत्थरों से पट्टी नजर आ रही है और ये पत्थर आए नहीं है, बल्कि पत्थर मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उस हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया था, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे हिंसा के विरोध में, जिस तरह से लोगों का प्रदर्शन था, उन लोगों पर पत्थरबाजी की गई है। हालांकि किन लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। 2 गुटों के बीच जिस तरह से ये पत्थरबाजी की घटना हुई है, इसके बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति है। महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर भारी संख्या में फिलहाल पुलिस बल तैनात है। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है। पत्थरबाजी बड़ी संख्या में लोगों ने किया है। पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आई है। और हिंसा की ये तस्वीरें सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं बल्कि उदयपुर से भी सामने आई, जहां पर हिंसा के बाद बवाल भी हुआ है। दरअसल 2 समुदायों के बीच जमकर यहां पर झड़प हुई है। दलित छात्र को उसके सहपाठी ने चाकू मारा और चाकू मारने के बाद लोग किस तरह से भड़के, ये तस्वीरें आप देखिए। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर भी पथराव हुआ है। पथराव के बाद गाड़ियों में यहां पर हिंसक लोगों ने आग लगा दी है, जिसकी तस्वीरें कितनी सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। कुछ गाड़ियों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। दरअसल एक दलित छात्र को उसके सहपाठी द्वारा चाकू मारा गया और उसके बाद जिस तरह से यहां पर हिंसा भड़की है, ये तस्वीरें आप देखिए। राजस्थान के उदयपुर की ये तस्वीर है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितनी हिंसक झड़प 2 समुदाय के बीच यहां पर हुई है। बताया जा रहा है कि जब आरोपी को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहां पर पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पथराव के बाद गाड़ियों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस यहां पर शांति व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है। इधर बुरहानपुर के एक होटल के किचन में अचानक देर रात आग लग गई। बताया जा रहा है कि देर रात होटल के किचन में आग लगने से सनसनी फैल गई। होटल में रुके लोगों को सुरक्षित तत्काल बाहर निकाला गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। शिकारपुरा थाना क्षेत्र की ये घटना है। दिलीप नागौरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, लगभग कितने बजे की घटना है और उस वक्त स्थिति क्या है? क्या आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है? जी, मैं बता दूं कि ये घटना रात के 12:30-1 बजे की है, जब होटल के कमरे में आग लगी हुई थी और आग की लपटें देख पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। जैसे ही उसकी जानकारी पुलिस को लगी तो सीएसपी और पुलिस बल मौके पे पहुंच गया था। फायर ब्रिगेड भी समय पर आ गई थी, जिसके चलते आग पर काबू पा लिया गया। और वहीं जो होटल में ग्राहक रुके हुए थे उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। फिलहाल नुकसान क्या हुआ है उसका आकलन सामने नहीं आ सका है। क्या अब तक ये स्पष्ट हो पाया दिलीप कि किस वजह से ये आग लगी थी?
जी, अभी तक तो कारण सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो वहाँ CSP मौजूद थे उनका ये कहना था कि CCTV कैमरे देखने के बाद ही घटना की जानकारी सामने आ सकेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गनीमत रही कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि रात 12:30 बजे का वक्त ऐसा होता है जब सभी जो है वो सो रहे होते हैं और ऐसे में आग लगने की वजह से निश्चित तौर पर, जैसा आपने भी जानकारी दी, कि यहाँ पर सनसनी फैल गई थी। फिलहाल गनीमत ये है कि इस आग में किसी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई है, हालांकि नुकसान का आंकलन अभी बाकी है। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ के राजिम की ओर, जहां पर मामूली विवाद को लेकर तर्री घाट में 3 युवकों ने मिलकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि गांव के ही युवक भाव सिंह यादव ने 2 युवकों के साथ मिलकर गांव के ही एक युवक को लात घूंस और लाठी से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। युवक के परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम में उसे भर्ती भी कराया था, लेकिन वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मामले में राजिम पुलिस मर्ग कायम कर आगे की जांच कर रही है। इधर ग्वालियर में एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। 6 महीने पहले प्रेमी के साथ युवती चली गई थी। पुलिस ने कल युवती को बरामद कर परिवार को सौंपा था, लेकिन इसके बाद पिता ने बेरहमी से अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी पिता थाने भी पहुंचा। गिरवाई थाना क्षेत्र के वीरपुर में उसने सरेंडर किया। तो प्रेम प्रसंग के चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले दरअसल बेटी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, जिससे नाराज होकर पिता ने इस घटना को अंजाम दिया। कल ही इस युवती को बरामद किया गया था और उसके परिवार वालों को सौंपा गया था, लेकिन पिता ने अपनी बेटी की निर्ममता के साथ हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग के चलते दरअसल बेटी घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। 6 महीने बाद आखिर जब बेटी वापस आई तो पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी है और हत्या करने के बाद थाने में जाकर पिता ने सरेंडर भी कर दिया। और अब खबर मुरैना से, जहां पर जमीन विवाद में देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि सिर को पत्थरों से कुचलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गया है। एसडीओपी और एफएसएल की टीम फिलहाल जांच में जुटी हुई है। पोरसा थाना क्षेत्र के साधु सिंह चौराहे की घटना बताई जा रही है। तो जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर से मुरैना में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। इसके पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। मुरैना में सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़े मामले सामने आते हैं और एक बार फिर से कुछ इसी तरह का मामला, जहां पर एक देवर ने अपनी ही भाभी की पत्थर से सर कुचलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। एसडीओपी और एफएसएल की टीम मौके पर जांच में जुटी हुई है। पोरसा थाना क्षेत्र के साधु सिंह चौराहे की घटना बताई जा रही है। और खबर खरगोन से आपको बता दें, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। एक ट्रक और बाइक के बीच भिड़ंत हुई है। बाइक सवार युवक की इसमें मौत हो गई है, वहीं ट्रक में सवार 7 लोग भी घायल बताया जा रहा है। इस हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। बमनाला गांव के पास दरअसल ये हादसा हुआ। भीकन गांव थाना क्षेत्र की घटना है। तो ट्रक और बाइक के बीच इस भिड़ंत में 7 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बाइक सवार युवक की इसमें मौत हुई है, वहीं ट्रक में सवार 7 लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर भी है। बमनाला गांव के पास ट्रक और बाइक के बीच ये भिड़ंत हुई है, जिसमें ट्रक में सवार 7 लोगों घायल हुए हैं, वहीं बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। सड़क हादसे से जुड़ी एक और खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से, जहां पर एक कार डिवाइडर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि इसमें कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल 2 घायलों को, माफ कीजिएगा 4 नहीं, 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग नागपुर से रायपुर आ रहे थे। एक शादी समारोह से ये कार वापस लौट रही थी। इसमें परिवार सवार होकर वापस लौट रहा था, लेकिन तभी एक दुर्घटना का शिकार हो गए। कोसनाला टोल प्लाजा के पास की घटना बताई जा रही है और इस क्षतिग्रस्त कार को देखकर ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कार की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी कि अनियंत्रित होकर ये डिवाइडर से जा टकराई और डिवाइडर में इस गाड़ी के टकराने के बाद ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है।
4 लोग इसमें सवार थे बताया जा रहा है, जो सभी नागपुर से वापस रायपुर की ओर लौट रहे थे। एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ये सभी लोग नागपुर गए थे और वहां से वापस रायपुर लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान कोसनाला टोल प्लाजा के पास दुर्घटना का शिकार ये गाड़ी हो गई। देर रात की घटना बताई जा रही है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लोगों को फिलहाल रेफर कर दिया गया है क्योंकि उनकी हालत ज्यादा खराब थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, सामने की तरफ से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल वहां उनका इलाज जारी है। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर छत की सेंटरिंग के दौरान हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सेंटरिंग टूटने से 2 मजदूर यहां से नीचे गिर गए हैं। मजदूरों की पीठ, कमर और कई जगह पर छड़ घुसी है। घायल मजदूरों का सिम्स में फिलहाल इलाज जारी है। विद्यानगर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक घर बन रहा था और छत की सेंटरिंग के दौरान दरअसल बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। सेंटरिंग अचानक से टूट गई, 2 मजदूर नीचे गिर गए और जब वो नीचे गिरे तो वो सीधे वहां पर रखे छड़ की चपेट में आ गए, जिससे मजदूरों की पीठ, कमर और जांघ कई जगहों पर छड़ें घुस गई हैं, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल सभी को सिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। विद्यानगर में ये निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर ये सभी मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन वो हादसे का शिकार हो गए। अब कुछ सियासी खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। आज दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होनी है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में देश भर के बीजेपी पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर माना जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सबसे अहम मुद्दा कि इस बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन किया जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल होंगे, जो फिलहाल अध्यक्ष हैं। गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाएगी, लेकिन वो कौन सा नाम होगा इस पर मंथन लगातार जारी है। पिछली मीटिंग्स में भी इस पर चर्चा की गई है, लेकिन आज की मीटिंग बेहद खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि ये माना जा रहा है कि देश भर के बीजेपी पदाधिकारियों के साथ इस मीटिंग के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के मुद्दे पर भी अहम चर्चा होगी। एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। दिल्ली में आज इस बैठक पर सभी की नजर, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम शामिल हो सकता है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। बीटीआई ग्राउंड में दिव्य कला मेला शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी समारोह में शामिल होंगे। दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों का विशेष तौर पर प्रदर्शन है। तो दिव्यांग उद्यमी जो हैं, उनके उत्पादों का, उनके प्रोडक्ट्स का यहाँ पर स्टॉल लगाया जाएगा। शिल्प कौशल का भी प्रदर्शन होना है। तो इस लिहाज से बेहद खास ये मेला होने वाला है। दिव्य कला मेला इसका नाम दिया गया है, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है और अपनी तरह का ये अलग और पहला इस तरह का आयोजन है। बीटीआई ग्राउंड में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, दिव्य कला मेला, जहां पर आप भी पहुंच सकते हैं। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ में होने जा रहे इस भव्य मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही तमाम लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। दरअसल दिव्य कला मेला दिव्यांग उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन्हें एक मंच मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहां पर उनके द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और लोग इसे खरीद सकते हैं। तो भव्य मेला है, आप भी अवश्य जाइएगा। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहने वाले बीजेपी विधायक पन्नालाल साखे एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने इस बार अपने विवादित बयान में सदन में बैठे नेताओं को लुच्चा तक कह दिया है। उनका कहना है कि मोदी जी को व्हाट्सएप कर दो कि आपके सदन में ये कैसे लोग बैठे हैं, इनकी सदस्यता आज ही खत्म कर दो। जब देशभक्ति ही नहीं है तो देश कैसे बचेगा। उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, एक दिन भारत में भी ऐसा ही होगा। आपको बता दें कि पन्नालाल साखे नगर पालिका सभागार में विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर चिंता जताते हुए उक्त बयान दिया। सिलेंडर कर दिया और सोमाली मोबाइल से बात है ना,
व्हाट्सएप तो भेज दो कि साहब आपके ये सदन में ये कैसे लोग बैठे हैं लुच्चे, इनकी सदस्यता खत्म करो आज ही। भेजे क्या हमें तो कोई नहीं, आप तक बताओ। और हम अपने आप को कहेंगे हम बड़े साहब देशभक्त है, क्या के देशभक्त है, हमें जीतते ही नहीं है। तो कहाँ की देशभक्ति, जरा खोजो तो सही। जब देशभक्ति नहीं तो देश बचेगा कैसे। और अब खेल जगत से खबर। आज रेसलर विनेश फोगाट वापस वतन लौट जाएंगी। पेरिस से सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फोगाट पहुंचेंगी। विनेश फोगाट ने संन्यास से वापसी के संकेत भी दिए हैं। हालांकि इसके पहले पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाइड होने के बाद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था। देश लौटने से पहले सोशल मीडिया पर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट किया है। ये पोस्ट आप देख रहे हैं, काफी लंबा ये पोस्ट है, लेकिन इसका सार आपको बता देते हैं। विनेश फोगाट ने अपने पोस्ट के आखिर में दरअसल लिखा है कि शायद अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर लड़ाई और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती भविष्य में मेरे लिए क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं हमेशा उस चीज के लिए लड़ती रहूंगी जिस पर मेरा विश्वास है और जो सही है। और इसे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और उस वक्त उनके जो फैंस है वो काफी निराश थे। और उसके साथ ही उनके बड़े पिताजी मैविल फोगाट जो हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि उसे एक बार फिर से सोचना चाहिए। इसके साथ ही लगातार जो खेल प्रेमी हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो भी ये कहते नजर आ रहे थे कि एक बार फिर से उन्हें अपने इस फैसले के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि उन्होंने आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके इस पोस्ट से यह माना जा रहा है कि एक संकेत है कि वो संभवतः अपने रिटायरमेंट के फैसले को वापस ले लेंगे और 2032 के ओलंपिक में लोग उन्हें खेलते हुए देख पाएंगे। तो विनेश फोगाट, एक बड़ी खबर विनेश फोगाट से जुड़ी हुई, संभवतः रिटायरमेंट के फैसले को वो बदल सकती हैं, वापस ले सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही पेरिस ओलंपिक से आज वो वापस वतन लौट रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। हालांकि उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। वो जो सपना था वो जरूर टूटा है, लेकिन यहाँ पर एक संकेत जरूर है कि खेल प्रेमियों का जो सपना है विनेश फोगाट को मेडल जीतते हुए देखने का, वो सपना अब भी बरकरार रहने की संभावना यहाँ पर इस पोस्ट के माध्यम से नजर आ रही है। और खेल जगत से एक और खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद गांव पहुंचे विवेक प्रसाद सागर का किस तरह से स्वागत किया गया, ये आप भी देखिए। इटारसी के छोटे से गांव में रहने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ी विवेक प्रसाद सागर का शहर के राजनेता, व्यापारी, हॉकी खिलाड़ियों ने किस तरह से आत्मीय स्वागत किया। पूरा गांव यहां पर इस वक्त मौजूद है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए विवेक सागर ने कहा कि पेरिस ओलंपिक्स में जर्मनी से सेमीफाइनल में हार के बाद पूरी रात को नहीं सो पाए। रात भर यही सोचते रहे कि सेमीफाइनल जीतने के लिए क्या बेहतर कर सकते थे, लेकिन पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में वो सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत 44 साल बाद अपने पहले ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था, लेकिन अगली बार हम और मेहनत करेंगे और बेहतरी से खेलेंगे। बैक टू बैक मेडल लाना देश के लिए बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक रहा, नो डाउट कि बहुत एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। जो परफॉर्मेंस की बात की जाए, हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 52 ईयर्स के बाद ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराना, उसके बाद जब क्वार्टर फाइनल हुआ उसमें ग्रेट ब्रिटेन को 10 प्लेयर से हराना, ये कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार हुआ है और मैं अपनी टीम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ। तो सिल्वर या गोल्ड मेडल जीतना कौन नहीं चाहता, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भी किसी चीज से कम नहीं है और इसके लिए हॉकी प्लेयर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसी खबर के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हमर बानी हमर कोट में।